तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। स्वागत है आपका आज की लाइव सेशन में। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं करंट अफेयर के ऊपर। और करंट अफेयर की जब दोस्तों बात होती है तो हम यहाँ पे मेनली बात करते हैं करंट अफेयर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो आईएएस का एग्जाम होता है उसके लिए जो है मैं यहाँ पे जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, चाहे वो देश की हो, चाहे विदेश की हो, चाहे वो किसी भी विषय से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, महत्वपूर्ण घटनाओं का जो है चर्चा हम आज के जो है लाइव वीडियो सेशन में करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि जितनी भी खबरें मैं यहाँ पे आपके साथ पढ़ूंगा उन सभी खबरों का जो है आपको रिटन रूप में, यानी कि लिखित रूप में जो है इसका आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। और मैं आपको बता दूं 600 लेक्चर कम से कम मैं जो हूँ यूट्यूब पे दे चुका हूँ पढ़ाई से रिलेटेड। उन लेक्चर की प्लेलिस्ट आप जरूर चेकआउट करें। वहां पे आपको हमारे हर सब्जेक्ट पे यूपीएससी की एग्जाम की तैयारी करते हैं, मैं स्पेशली यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, तो आप हमसे जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे जाकर के एडमिन के जा करके आप हमसे बात भी कर सकते हैं, चैट भी कर सकते हैं। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है आपको अपडेट पल पल की मिलती रहती है। तो दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। साथ ही में हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, हमारे अदर 3 चैनल यूट्यूब हैं, उनके भी जो एक्सप्लोर करें। तो चलिए बिना किसी बकवास के आज की फर्स्ट खबर को यहाँ पे कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों पहली खबर जो है आपको निकल के आ रही है वो दोस्तों जज की ओर से निकल के आ रही है। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली हाईकोर्ट के जो जज थे वो जो है अभी हाल ही में अगर देखा जाए तो वो जो जज साहब हैं उनको जो है हाल ही में देखा गया कि उनके जो नोट के बंडल थे वो उनके घर से जो है पाए गए। ये तो सब बात जो है सभी को लगभग पता है। लेकिन आज के यूपीएससी जो पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस बात को समझेंगे कि मैंने जज का बात तो पहले भी कवर किया हुआ है, पहले भी पिछली भी लाइव में कवर किया था। आज दोस्तों हम मेनली 26 और 27 मार्च 2025 की जो खबरें हैं उनका विश्लेषण यहाँ पे करेंगे। और रात के दोस्तों 27 मार्च है आज, और रात के बज चुके हैं 8। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे जो जज साहब हैं उनके यहाँ पे नोट के बंडल जो है पाए गए। इसको लेकर के जो है काफी देर में बवाल मचा, जुडिशरी के ऊपर जो है आरोप प्रत्यारोप वगैरह लगाए गए। हालांकि इस खबर की पुष्टि ये नहीं हो सकी कि वो जज साहब के थे या किसी और के थे। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कुल मिलाकर के गलियारों में चर्चा तो यही है कि जो है ये जज साहब के ही हैं। फिलहाल मैं उन पर कोई जो है किसी प्रकार की विवादास्पद टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट बता रहा हूँ। मेरा खबर पहुंचाना और ज्ञान देना मेनली उद्देश्य है। मुझे इन झंझटों में जो है नहीं पड़ना है कि उनका था या नहीं था, क्योंकि मैं किसी जांच पड़ताल या इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा नहीं हूं। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि यहां पे जो है सुप्रीम कोर्ट की जो है कोलेजियम जो सिस्टम होता है, मैं आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस का अपार्टमेंट होता है वो उनके कोलेजियम सिस्टम के द्वारा होता है। जिस प्रकार से जो है आप ऐसा मान लीजिए कि मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूं, ठीक है, और मेरे बाद जो है जो भी सुप्रीम कोर्ट का जो है सीजीआई अगला बनेगा या फिर कोई भी जज बनेगा तो मैं ही डिसाइड करता हूं। मतलब संयुक्त रूप से जो है एक बेंच बनती है, उसके बाद जो है कोलेजियम सिस्टम सरकार को जो है नॉमिनेट कर देता है और उसके बाद सरकार जो है उसको ही जो है बना देती है जो भी जज या सीजीआई वगैरह जो भी बनाना हो। यहाँ पे खबर दोस्तों जो है इस खबर से आपको ये सीखना चाहिए कि हमारे देश में जो ये जज साहब हैं इनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट में किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इनके ऊपर एक इन हाउस इंक्वायरी प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है। इन हाउस इंक्वायरी प्रोसीजर क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में जिस प्रकार से प्रेसिडेंट हो या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो या जो है सुप्रीम कोर्ट के जज हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसको अगर मतलब हटाने का जो प्रोविजन होता है, अगर सॉरी मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बोल गया, मतलब किसी भी जज को जो है हटाने का जो प्रोविजन होता है वो इंपीचमेंट के द्वारा होता है, यानी कि महाभियोग उसके ऊपर चलाया जाता है। महाभियोग के बाद जो है वो जज को या फिर जो हाई कोर्ट के कोई जज है या कुछ भी हो उसको जो है हटाने का प्रावधान ये होता है, यानी कि इंपीचमेंट महाभियोग लगाया जाता है। लेकिन ये जज का ये जो जज के यहाँ पे जो है पाए गए नोटों के बंडल हैं, ये महाभियोग लगाने जैसी जो है, महाभियोग तब लगाया जाता है जब जज के द्वारा कोई मिसकंडक्ट या मिसबिहेवियर टाइप का जो है किया जाए, या जो है अपने जो मतलब जो अपनी कानून के दायरा है वो जो है सही से नहीं निर्वहन कर पा रहा है, तब तो ये होता है। लेकिन यहाँ पे नोटों के बंडल पाए गए हैं तो यहाँ पे महाभियोग तो नहीं लगेगा, यानी कि इंपीचमेंट से नीचे का लेवल का जो है ये एक तरीके से आरोप है। तो इसके लिए दोस्तों जो है 1997 में एक केस हुआ था, मैं आपको बता देता हूँ उस केस का नाम था रविचंद्रन अय्यर वर्सेज जस्टिस AM भट्टाचार्य केस 1995 का है। मैं आपको बता दूं तब दोस्तों हमारे देश में जो है कि इन हाउस इंक्वायरी प्रोसीजर को स्टार्ट किया गया था 1999 में। इसी प्रकार के कृत्यों को जो है सजा दिलाने के लिए, इसी प्रकार की चीज़ों को जो है देखने के लिए जो है इन हाउस इंक्वायरी की जाती है। तो इन हाउस इंक्वायरी जब दोस्तों की जाती है तो मैं आपको बता दूं इसी को देखते हुए हमारे देश में जो है ये जज का ट्रांसफर कैसे किया जाता है, इस प्रक्रिया को आपको समझना चाहिए। हमारे आर्टिकल नंबर 222 में, मैं आपको बता दूं आर्टिकल नंबर 222, इसमें जो है अगर किसी भी जज का जो है तबादला यानी कि ट्रांसफर हाई कोर्ट से एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में होना है, जैसे दिल्ली हाई कोर्ट में थे इलाहाबाद में जा रहे हैं, तो इसके लिए जो है प्रक्रिया क्या होती है वो
दोस्तों प्रक्रिया ये होती है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, ये क्या करते हैं कि वो जो जिस कोर्ट से जो है, जैसे दिल्ली हाई कोर्ट से ये इलाहाबाद जा रहे हैं, तो दिल्ली से और इलाहाबाद के जो चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट के, उनसे कंसर्न करेंगे, साथ ही में उनकी कुछ मेडिकल कंडीशंस भी देखेंगे। जैसा ऐसा नहीं है कि जो जज का तबादला किया जा रहा है उनकी कोई जो है हेल्थ कंडीशन हो या फिर कोई जो है लोकेशन का प्रेफरेंस वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है आर्गूमेंट वगैरह करा करके एक चार सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर जज और प्लस एक जो हो गए सीजीआई, ये दोनों लोग जो है, ये लोग जो है, और साथ ही में हाई कोर्ट के जो संबंधित हाई कोर्ट है उनका जो है बातचीत करा करके जो है अल्टीमेटली डिसीजन निकलता है। और वो डिसीजन सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, वो मैं आपको बता दूं तो वो जो है यूनियन जो लॉ मिनिस्टर होते हैं, यूनियन लॉ मिनिस्टर को जो है बताया जाता है। उसके बाद जो यूनियन लॉ मिनिस्टर होता है, वो यूनियन लॉ मिनिस्टर जो है ये प्रधानमंत्री जी को जो है अवगत कराता है कि सीजीआई ने ये डिसीजन लिया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये डिसीजन लिया है। इस मामले में किसी भी प्रकार की जो जज का तबादला किया जा रहा है उससे कंसेंट लेना किसी प्रकार का जरूरी नहीं है, उससे सहमति जरूरी नहीं है। और मैं आपको बता दूं, ये जब यूनियन लॉ मिनिस्टर को बताया जाता है सीजीआई के द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है यूनियन लॉ मिनिस्टर यानी कि कानून मंत्री को बताते हैं, कानून मंत्री उसके बाद जो है प्रधानमंत्री को इससे अवगत कराते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री जो है अपने राष्ट्रपति को जो है यानी कि प्रेसिडेंट को बता देते हैं कि इस व्यक्ति का तबादला यहाँ से यहाँ कर दीजिए। उसके बाद जैसे प्रेसिडेंट के द्वारा यानी कि राष्ट्रपति के भारत के द्वारा जो है अप्रूव ये मामला होता है, उसके बाद जो है ये मामला चला जाता है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के पास। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस क्या करता है कि ये जो गजट होता है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, अगर आप जो है लॉ के स्टूडेंट हैं तो आपको कानून का ज्ञान होना चाहिए कि गजट में जो है फिर प्रकाशित किया जाता है, यानी कि जो भारत का राजपत्र होता है उसमें प्रकाशित कर दिया जाता है कि ये जो है जज का तबादला यहाँ से यहाँ हो गया है। साथ ही में जो राज्य के जो संबंधित चीफ जस्टिस हैं और जो संबंधित मुख्यमंत्री हैं उनको भी जो है इस बात से अवगत करा दिया जाता है। तो ये दोस्तों कुछ मिलाकर के प्रक्रिया है जो आपने दोस्तों समझी आर्टिकल नंबर 222 के तहत। इसको समझना जो है आपके लिए बहुत जरूरी था। अब आज की दोस्तों हम जो दूसरी खबर है उसकी ओर जो है यहाँ पे हम बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो आज की दोस्तों जो दूसरी खबर है वो दोस्तों यहाँ पे निकल के आ रही है। मैं एक सेकंड फटाक से खोल लेता हूँ और आज की खबर हाँ, नेक्स्ट जो आज की न्यूज़ है वो दोस्तों निकल के आ रही है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को लेकर के। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की मैं अगर बात करूं तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो वेतन है वो दोस्तों जो है बढ़ चुका है। कितना बढ़ चुका है? 24% का जो है इजाफा हो चुका है, यानी कि बढ़ोतरी, इंक्रीमेंट उनकी सैलरी में हो चुका है। अब 24% कैसे हो गया? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मैं आपको बता दूं, अब उनका जो वेतन हो गया वो 1 लाख रुपए से 1,24,000 पर मंथ जो है उनकी सैलरी हो चुकी है। साथ ही में उनके जो डेली के अलायंस यानी कि जो दैनिक भत्ता होता है वो दोस्तों जो है मैं आपको बता दूं रुपए 2500 यानी कि 2,500 रुपए जो है उनका भत्ता हो गया। साथ ही में जो पेंशन मिलती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को वो 31,000 रुपए पर मंथ हो गई। अब सवाल ये है कि ये आखिर कौन डिसाइड करता है और कैसे इनका महंगाई का मतलब ये बढ़ता है, क्या मतलब तरीका क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं कि दरअसल जो है सैलरी अलायंस एंड पेंशंस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक एक्ट है 1954 का, और इसी के तहत अगर देखा जाए तो ये जो मैकेनिज्म है इनके बढ़ाने का कि वो इस्टेब्लिश होता है 2018 से। 2018 में फाइनेंस एक्ट में जो है अगर देखा जाए तो इसको इस्टेब्लिश कर दिया गया था 2018 के। होता क्या है कि इनकी जो कास्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स होती है, कास्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या होती है, तो जैसे हमारे देश में महंगाई बढ़ती है, साल बढ़ती है यानी कि प्रति साल बढ़ती है, तो उस महंगाई का जो आंकड़ा होता है वो दोस्तों जारी कौन करता है? तो कास्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स हमारे देश में बताने का जो काम है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के द्वारा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसका सेक्शन 48 वो जो है हमारे देश में कास्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को बताता है कि इस साल जो है इतनी महंगाई रही। उस हिसाब से जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सैलरी, उनके अलायंस, उनके जो भत्ते, उनके जो पेंशन वो वगैरह बढ़ा दी जाती हैं। अब सवाल ये है कि तुम्हारे क्या चुल्लू मच रही है, तुम्हें क्यों जो है मतलब मुझे चुल्ली ये मच रही है। दरअसल मामला ये निकल के आ रहा है कि हमारे देश में जो है पेंशन के मामले में अगर देखा जाए, सैलरी के मामले में देखा जाए या अलायंस के मामले में देखा जाए तो हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का वेतन बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है। लेकिन हमारे देश में जो वेज लेबर है उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है मैं कहता हूं उसको आप देकर देखिए, उनकी जो है जो सैलरी जमाने से नहीं बढ़ी हैं या जो प्राइवेट सेक्टर में लोग काम करते हैं उनकी सैलरी का कोई अता पता नहीं है। लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं, यानी कि सेल्फ रूल गवर्नमेंट जो है अपनी जो है सेल्फ सर्विस गवर्नमेंट बना के चल रहे हैं। मतलब अपनी जेब जो है भरती रहनी चाहिए। जो देश का गरीब तबका है जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला उसका एक्सप्लॉयटेशन 12 से 14 घंटे, कोई जो है बड़े बड़े जो है अभी देख लीजिए हाल ही में जो है उनके वित्त मंत्रालय के जो अभी क्या उनको कहते हैं अमिताभ कांत, वो भी जो है सरकार की ओर से प्रकार के बयान दे रहे हैं कि जो है 70 घंटे 80 घंटे 90 घंटे जो है काम कीजिए। मतलब प्राइवेट सेक्टर में जो है उसकी रेड मारी जा रही है लेकिन उसका जो है सैलरी नहीं बढ़ रहा है।
प्राइवेट सेक्टर में जमाने से जो है सैलरी नहीं बढ़ी है, इसके लिए कोई कानून लाने वाला नहीं है। मिनिमम वेज की आप बात करते हो, मिनिमम वेज का जो है कब से नहीं रिवाइज किए गए हैं, कब से नहीं वेज बदले गए हैं, उसकी कोई अता पता नहीं है। और हमारे देश में मिनिमम वेज से कहता हूं अफोर्डेबल वेज पे जो है लेकर आइए, उसका कोई अता पता नहीं है। मेंटल हेल्थ स्ट्रेस कहां पे जा रहा है प्राइवेट कर्मचारी का, उसका कोई अता पता नहीं है। लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो है टाइमलीज बढ़ जानी चाहिए, ये इन्हें चिंता है। तो ये जो है सबसे बड़ा जो है मुद्दा है, जो कि जो है हमारे हिसाब से काफ़ी जो है चर्चा में आएगा। और अगली खबर की ओर जो है आज की तीसरी खबर मैं आपको बता दूं कि जो इक्वलाइजेशन लिवाई टैक्स है, इक्वलाइजेशन लिवाई टैक्स क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो फॉरेन कंपनियां हैं वो क्या करती हैं, BEPS जो है प्रैक्टिस को अपनाती हैं। BEPS प्रैक्टिस क्या होती है, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग। इसका मतलब ये होता है कि कई सारी कंपनियां जो है, जो बाहरी कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां हैं, जैसे गूगल, अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा नहीं, फ्लिपकार्ट वगैरह, सॉरी मतलब गलत मैं बोल गया, गूगल या फिर एक्स या फिर जो है मतलब कोई भी जो बाहरी कंपनियां, विदेशी कंपनियां, ठीक है, तो वो क्या करती हैं कि अपना ऑफिस इंडिया में नहीं डालती हैं, जिससे उनको टैक्स नहीं देना पड़ता, वो बाहर ऑफिस डाल लेती हैं। तो उससे जो है उनका जो है मतलब अपने टैक्स को बचाने के लिए, क्योंकि कंपनी तो यहाँ पे है ही नहीं, मुख्य रूप से वो सर्विस यहाँ पे डबल डिलीवर कर रही है, कंपनी तो कहीं विदेश में बैठी हुई है। तो इसको लेकर के जो है मैं आपको बता दूं कि उन पे एक टैक्स लगता था। कौन प्रकार का टैक्स, जैसे मान लीजिए यूट्यूबर हैं, हम अपना प्रचार जो है करवाएं, मान लीजिए गूगल से कि हमारे वीडियो को जो है, चूंकि हमारे वीडियो पे व्यू ज़्यादा जो है उतने हिसाब से आते नहीं, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी, क्योंकि मैं एड पे जो है प्रचार पे अपना पैसा खर्च नहीं कर पाता हूँ। और आप लोग अगर ये वीडियो को सुन रहे हो तो अभी जो है शेयर कर दो फ्री फंड में, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो जो है मैं आपको बता दूं कि ये जो टैक्स होता है वो प्रचार पे, मतलब जैसे मान लीजिए मुझे ऐड करवाना है गूगल से, तो गूगल को मैं पैसा देता था, जिसका पैसा जो है कुछ पैसा टैक्स के रूप में ये सरकार को पे करती थी, अगर 1 लाख रुपए से ज़्यादा जो है मैंने अगर प्रचार करवाया है। तो उसी टैक्स को जो है अब खत्म कर दिया गया है। इसके पीछे कारण क्या है? कारण दोस्तों का जो है अगर मैं आपको संक्षेप में बताऊं तो वो ये है कि आजकल आप देख रहे हो पूरी दुनिया में ट्रेड वार चल रहा है। ट्रेड वार का मतलब हुआ जाकर के कि टैक्स। तो भारत में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो ज़्यादातर अमेरिका की कंपनियां हैं, और अमेरिका में आदमी कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप को अगर खुश करना है तो ये इक्वलाइजेशन टैक्स जो है उसको हटाना पड़ेगा विदेशी कंपनियों से। इससे जो एक बैटल प्ले ग्राउंड, जो एक इक्वल लेवल बैटल ग्राउंड है, यानी कि विदेशी और बाहरी कंपनियों के लिए जो है एक प्रकार का जो है बैटल ग्राउंड है वो इंश्योर हो पाए। लेकिन यहाँ पे जो डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो होता है साइन किन्हीं दूसरे देशों के बीच, या डबल टैक्स लगने की इसके जो संभावना है वो बढ़ जाती हैं। हालांकि जो है मामला आपको पता होना चाहिए, यानी कि जो इक्वलाइजेशन टैक्स था वो जो है बड़ी बड़ी जो विदेशी कंपनियां हैं उनसे जो है यहाँ पे मैं आपको बता दूं हटाया जा चुका है, जिसका अल्टीमेटली बेनिफिट जो है ये बड़ी बड़ी जो टैक्स जाइंट्स हैं उनको जो है आने वाले समय में देखने को आपको मिलेगा। आज की दोस्तों हम चौथी खबर की ओर बढ़ते हैं। तो आज की चौथी खबर मैं आपको बता देता हूं, एक छोटी सी खबर है। अकॉर्डिंग टू द थर्ड रिपोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर की ओर से जो है एक रिपोर्ट निकल के आई है कि पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो क्रॉप की जो डाइवर्सिटी है वो काफ़ी जो है कम पाई गई है। कैसे? यानी कि जो विविधता है फसलों की, मैं आपको बता दूं पूरी दुनिया में 9 ऐसी जो है क्रॉप हैं जो दुनिया का अगर देखा जाए लगभग जो है हाफ ग्लोबल क्रॉप प्रोडक्शन को जो है कंट्रोल करती हैं। मतलब पूरी दुनिया का आप आधा ग्लोबल प्रोडक्शन की बात कर लो फसलों में, तो उन 9 क्रॉपों यानी कि 9 फसलों का ही महत्वपूर्ण योगदान है। उन फसलों के नाम आपको जरूर पता होने चाहिए, जैसे शुगर केन गन्ना, मेज मक्का, राइस चावल, वीट जो है गेहूं, पोटैटो आलू, सोयाबीन होता है, ऑयल पाम ये जो है पाम ऑयल होता है, शुगर बीट और जो है कसावा की खबर जो है मैंने अभी थोड़े दिन पहले करंट अफेयर में थी, उसको मैंने कवर किया था कि ये जो है ट्रॉपिकल एरिया में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और कसावा जो है अच्छा खासा जो है मतलब कंज्यूम किया जाता है। तो ये दोस्तों खबर थी जो है आपको पता होनी चाहिए, यानी कि डाइवर्सिटी जो है अगर देखा जाए तो काफ़ी कम है। इसके लिए जो है कई सारे प्रयास जो है सरकार के द्वारा करने चाहिए। फिलहाल अगली खबर की अगर हम बढ़ते हैं तो अगली खबर यहाँ पर निकल के आ रही है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लेकर के। मैं आपको बता दूँ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो कि जो है अगर हब्बल स्पेस टेलीस्कोप के बाद देखा जाए तो जेम्स वेब टेलीस्कोप है, इसको लॉन्च किया गया था 2021 में, ताकि जो है यूनिवर्स की जो है स्टडी को करे जा करके, यूनिवर्स में मतलब ये हुआ जाकर ब्रह्मांड के जो है चीज़ों को देखे जा करके, ऑब्जर्व करे जा करके। और मैं आपको बता दूं इसने एक तारे को बनते हुए देखा है, मैं आपको बता दूं तारे को बनते हुए देखा है। अब तारे के बनने की प्रक्रिया आपको मैं बताऊंगा आज के वीडियो में। तो मैं आपको बता दूं इसने अर्थ से, अपनी पृथ्वी से 625 लाइट ईयर दूर, 625 लाइट ईयर कितना होता है? तो एक लाइट ईयर की जो है किलोमीटर में कीमत होती है 9.45 इंटू 10 टू द पावर 15 किलोमीटर, यानी कि एक साल में प्रकाश के द्वारा चली गई जो दूरी होती है, एक वर्ष में द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ लाइट
इन अ ईयर इज कॉल्ड अ लाइट ईयर, यानी कि जो है एक प्रकाश वर्ष में जो है एक लाइट ईयर जो है प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होती है, जो कि 9.45 इंटू 10⁻15 किलोमीटर निकल के आती है। मैं आपको बता दूं 625 लाइट ईयर दूर अर्थ से जो है ये जो है देखा गया है एक स्टार को बनते हुए। स्टार सबसे पहले देखो कैसे बनता है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले होता है नेबुला, नेबुला से उसका जन्म होता है। ये नेबुला जो है बड़े बड़े जो है लार्ज क्लाउड गैस होती हैं, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम भरी होती है। उसके बाद अगली स्टेप आती है मेन सीक्वेंस। मेन सीक्वेंस में जो है ये स्टार का जो है एक लंबा फेस होता है, जैसे अभी अपने तारे अगर सूर्य का देखा जाए तो लगभग उसका हाफ जो है ये मेन सीक्वेंस कंप्लीट हो चुका है सन का। उसके बाद क्या होता है, जो मेन सीक्वेंस होता है उसमें जो है हाइड्रोजन जो होता है, यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम तो नेबुला में थे, लेकिन दूसरे फेस में क्या हुआ, मेन सीक्वेंस था। मेन सीक्वेंस में जो हाइड्रोजन होता है वो हीलियम में जो है कन्वर्ट होता है कोर की ओर। और उसके बाद क्या होता है, जब ये सब कुछ खत्म हो जाता है उसके अंदर से, तब क्या होता है, रेड जाइंट बनता है। रेड जाइंट, रेड जाइंट का मतलब जैसे मान लीजिए जब आपके घर पे जो चूल्हा में गैस खत्म होती है तो चूल्हा कैसे जो है लाल हो जाता है, वैसे ही कुछ यहाँ पे भी होता है, रेड जाइंट बनता है। और हाइड्रोजन जो है उसकी कोर में जो है धीरे धीरे डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि कम होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है उसके बाद एक होता है बड़ा सा सुपरनोवा, मतलब जो है अगर देखा जाए तो एक बड़ा सा सुपरनोवा होता है, बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। उसके बाद जो है अगर जो है यदि जो है अगर एक चंद्रशेखर लिमिट थी, एस चंद्रशेखर, आपको जो है प्राउड होना चाहिए कि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जो है ये भारत के ही वैज्ञानिक थे, इन्होंने इस एस चंद्रशेखर को बताया था। एस चंद्रशेखर लिमिट थी। एस चंद्रशेखर लिमिट क्या कहती है कि अगर ब्लास्ट होने पर जो मास है वो अगर जो है जो सोलर मास है उसका 1.4 से 3 गुने के अगर बीच में है, 1.4 से अगर 3 गुने सोलर मास के बीच में अगर ब्लास्ट होता है तो वो जो है बनेगा जाकर के अगर देखा जाए तो वो बनेगा जाकर के न्यूट्रॉन स्टार। और अगर जो है 3 सोलर मास के जो है ग्रेटर देन हो जाए, यानी कि ज़्यादा हो जाए, तो वो जो है ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है, जहाँ पे जो है माना जाता है, जो कि आज भी स्टडी और रिसर्च का मुद्दा है। फिलहाल जो है इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। अगली खबर की अगर हम बात करते हैं तो अगली खबर यहाँ पे निकल के आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक आर्डर था 17 मार्च का, मैं आपको बता दूं उस आर्डर का थोड़ा सा संक्षेप में, कि उन्होंने जो है कहा था कि जैसे जो है एक मामला उनके पास गया था और वो दोस्तों जो है काफ़ी संगीन मामला था, जिसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है जैसे ब्रिस्ट को जो है ग्रैबल करना, और जो है अगर देखा जाए तो एक माइनर गर्ल उसको जो है अगर देखा जाए तो स्ट्रिंग को ब्रेक करना, और इस प्रकार से जो स्ट्रिंग उसकी लोअर की थी उसको ब्रेक करना, ये सारी चीज़ों को जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि रेप का जो है अटेम्प्ट नहीं है, यानी कि जो है किसी प्रकार से जो है मुद्दा इससे रिलेटेड नहीं है। और उनका जो है ये बयान काफ़ी जो है चर्चा में आ गया, मतलब अगर देखा जाए तो पूरे देश में जो है आक्रोश फैला कि किस प्रकार की जो है मानसिकता हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं, जज साहब जो हैं अपने 4 महीने के बाद अगर किसी जजमेंट को लिख रहे हैं और वो इस प्रकार की जो है इनह्यूमन इनसेंसिटिव बयानबाजी अगर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि उनके अंदर जो है संवेदनशीलता वो जो है मर चुकी है, और इस प्रकार के बयान जो है समाज में एक गलत मैसेज को डिलीवर करेंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है उस पर स्टे लगा दिया, यानी कि हाई कोर्ट के जो जज का जो बयान था, मैं आपको बता देता हूँ, इसको ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है जिसको जो है जस्टिस BR गवई जो हेड कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये काफ़ी मामला जो है इनसेंसिटिव दिखाई पड़ता है, और ये जो है जज का जो बयान है वो कहीं ना कहीं जो है मतलब गलत है कुल मिलाकर के। तो अब जो है अगली खबर की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो अगली खबर यहाँ पे जो है मैं आपको बता दूं निकल के आ रही है गाजा की ओर से। गाजा में आपने देखा कि किस प्रकार से जो है इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में जो युद्ध विराम था, यानी कि जो सीज फायर था, वो तो ख़त्म हो चुका है शायद 1 मार्च की तरफ ही, लेकिन अभी हाल ही में ये पाया गया है कि जो गाजा पे जो गाजा पे जो रहते हैं लोग, हमास वाले, हमास के विरुद्ध जो है वहीं के जो लोगों के द्वारा जो है एक प्रकार से प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। हालांकि ये कोई पहली बार ऐसा नहीं है, मैं आपको बता दूं कि ये पहली बार नहीं है कि जो वहाँ के हमास के जो आतंक के लड़ाके हैं इनके द्वारा अगर देखा जाए तो जो कि उनकी कहानी 1988 से स्टार्ट हुई थी, वो आज जो है बढ़ती बढ़ती यहाँ पे आ चुकी है। हालांकि उनको पूरी दुनिया के द्वारा आतंकी एक ग्रुप माना जाता है, टेररिस्ट ग्रुप माना जाता है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो मामला है, यानी कि जो हमास है, हमास के विरुद्ध जो है वहाँ की जनता ही गाजा में अगर देखा जाए तो प्रोटेस्ट कर रही है। कारण क्या है? कारण सीधा सा ये है कि इजराइल जो है बहुत तेज़ी से बमबारी कर रहा है, क्योंकि जो सीज फायर है वो तो ख़त्म हो चुकी है। दूसरी चीज़, इजराइल जो है एकदम उसके शायद 67 जने 60 कुछ जो है व्यक्ति फंसे हुए हैं, अभी पैलेस्तीन जो है सौंप नहीं रहा है, जो ये लोग लड़ाके हैं ये सौंप नहीं रहे हैं, इसलिए जो है वो चाहते हैं कि वो बदले में हमें दें। लेकिन यहाँ पर रमज़ान का मौका भी चल रहा है, रमज़ान के मौके में लोगों के पास भूख पेट प्यास सब कुछ चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पे जो है ये जो लड़ाके हैं, यानी कि जो ये हमास के आतंकी हैं, वो जो है मतलब अलग ही एक धुन में चल रहे हैं। तो इसलिए जो है वहाँ की जनता इनके खिलाफ निकली है।
अब इसको जो है वेस्टर्न मीडिया ने कैसे कवर किया, तो पश्चिमी मीडिया में अगर देखा जाए तो न्यूयॉर्क टाइम्स में आप देख लीजिए, अमेरिका की जितनी यानी कि मैं वेस्ट की बात कर रहा हूँ, वेस्ट का जब मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे पश्चिमी जो देश हैं उनकी जो मीडिया है उसने जो है इसको बहुत ही बुरी तरीके से कवर किया है कि वहाँ पे जो है प्रोटेस्ट चल रहे हैं वगैरह वगैरह, ताकि उनके ऊपर एक दबाव बढ़े और एक वहाँ पे अल्टरनेटिव गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो। लेकिन जो कुवैत है, कुवैत का आप देखिए, कुवैत का अखबार का नाम क्या है, अल जजीरा, कुवैत से निकलता है। लेकिन कुवैत के जो इंटरेस्ट हैं वो इन लड़ाकों के साथ हैं, इसलिए कुवैत के जो अल जजीरा है उसमें इस प्रकार की किसी प्रकार की खबर का जो है विश्लेषण नहीं किया गया है, ताकि उनको जो है एक मोटिवेशन मिले और एक प्रकार से जो है अच्छे से काम कर पाएं। और ये जो है कुवैत की मानसिकता को जो है, जो कुवैत हमारे साथ अगर देखा जाए थोड़े दिन जब पहले, थोड़े महीने पहले जब हमारे प्रधानमंत्री की मुलाकात उनके साथ हुई थी, तो कुवैत कह रहा था कि हम जो है टेररिस्ट को लेकर के जो है, आतंकवादी जो लड़ाके हैं इनको लेकर के काफ़ी जो है मतलब अपना रुख अलग रखते हैं। लेकिन एक तरफ जहाँ पे अल जजीरा जैसी पत्रिका जब वहाँ पे इस खबर को नहीं छापती है, तो ये भी दर्शाता है कि कुवैत कहीं ना कहीं जो है उन आतंकवादियों के साथ खड़ा हुआ है, एकदम कदम से कदम मिला करके। तो ये फिलहाल चलो ये जो है अलग मामला है और ये खबर आपको पता होनी चाहिए। अगली खबर की अगर बात करें तो अगली खबर यहाँ पे जो है अमेरिका की ओर से निकल के आ रही है। जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका जो है अपने टैरिफ, मैं आपको बता दूं कि अमेरिका अपने टैरिफ जो है 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैक्स हर देश पे लगाने वाला है। अभी रेसिप्रोकल टैक्स क्या होता है, इसको हम अगर हिंदी में देखा जाए तो इसको जो है क्या कहते हैं, कुछ कहते होंगे। रेसिप्रोकल का मतलब ये है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, मतलब जितना टैक्स आप हमारे ऊपर लगाओगे उतना जो है हम आपके ऊपर लगाएंगे। इस प्रकार की पॉलिसी को हम रेसिप्रोकल टैक्स के अंतर्गत दायरे में लाते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे सीधा और शुद्ध भाषा में बता देता हूँ कि रेसिप्रोकल टैक्स जो है अगर ये अमेरिका ऐसे लगा देता है, मतलब कि सब देशों के ऊपर लगा देता है, भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता की विषय है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका का टॉप 10 आप अगर व्यापार वाले जो देश देखोगे तो उनमें टॉप पे आता है मैक्सिको, कनाडा, चाइना और इस प्रकार से देश आते हैं। भारत 10वें नंबर पे आता है, जिसका व्यापार हमारा भारत और अमेरिका के साथ अगर टोटल अगर देखा जाए तो लगभग शायद 118 बिलियन यूएस डॉलर का होता है, जिसमें अगर देखा जाए तो भारत बहुत सी चीज़ें जो है अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है, जबकि अमेरिका जो है हमें अगर देखा जाए तो कम चीज़ें ही एक्सपोर्ट करता है। जैसे मान लीजिए अगर हम 80 करते हैं तो वो जो लगभग मान लीजिए 40 करते हैं, मतलब हम 80 बिलियन डॉलर का अगर एक्सपोर्ट उन्हें करते हैं और तो वो हमें 40 का ही कर पाते हैं। लेकिन भारत के लिए बहुत चिंता की विषय ये है कि हमारा एक अमेरिका बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। अभी मोदी जी जब अमेरिका की यात्रा पे गए थे तो एक चीज आपने और देखी थी कि जो अमेरिका है, अमेरिका ने भारत की बहुत कड़े से आलोचना की थी कि भारत जो है दुनिया पे बहुत बड़ा टैक्स लगाता है, बहुत बड़ा टैक्स लगाने वाला, हर चीज पर टैक्स। साथ ही में एलॉन मस्क ने जब जो है अमेरिका के एलॉन मस्क ने जो है इंडिया में जो है अपनी जो टेस्ला को आने के लिए और स्टारलिंक को आने के लिए बात कही, तो डोनाल्ड ट्रंप ने उनको भी रोक दिया कि आप जो है भारत इतना टैक्स लगाता है। मतलब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है, डोनाल्ड ट्रंप की अभी जो है जो वहाँ की जो वहाँ पे जो है जो नैन्सी गवार्ड हैं, जो उनको देखा जाए यूएस इंटेलिजेंस की, वो भी जब यहाँ पे जब आती हैं तो वो भी कहती हैं कि जिस प्रकार से मोदी जी का विजन है इंडिया फर्स्ट, उसी प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप का भी विजन है अमेरिका फर्स्ट। लेकिन ये अमेरिका फर्स्ट हो या इंडिया फर्स्ट हो, वो तभी हो पाएगा जब सबका साथ सबका विकास होगा। यहाँ पे अमेरिका के राष्ट्रपति का ये किसी कारण से जो है कहना नहीं है कि वो जो है विदेशी लोगों को शामिल नहीं करेंगे। अमेरिका का मतलब फर्स्ट का मतलब ये है कि सर्वप्रथम हम अपनी प्राथमिकता को अपने आप देखेंगे, जो कि मैकियावेली की विचारधारा पर आधारित है। हर देश जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट में काम करता है, चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे दुनिया का कोई भी देश हो। हर व्यक्ति जो है जो कि अपनी वोट बैंक यानी कि अपनी पॉलिटिक्स को चमकाना रहता है। मुद्दा यहाँ पे दोस्तों ये है कि अगर जो है डोनाल्ड ट्रंप ने भी उतना ही टैक्स भारत के ऊपर लगा दिया तो कहीं ना कहीं भारत की जो पूरी आर्थिक स्थिति है वो चरमरा जाएगी। कारण सीधा से ये है कि अगर मैं आपको डेटा के साथ बात करूं तो अमेरिका भारत को जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट की जब मैं बात करता हूं तो जो है यहाँ पे ये आप समझिए कि पेट्रोल के कई सारे प्रोडक्ट भी होते हैं, जैसे टेरसर्ट या जो टायर वगैरह, ये सारे प्रोडक्ट होते हैं पेट्रोलियम के। और पेट्रोलियम क्रूड जो है भारत को सब एक्सपोर्ट करता है अमेरिका, वहीं पे इंडिया जो है कई सारी चीज़ें जो है अमेरिका को करता है। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि इंडिया जो है अमेरिका पे टैक्स लगाता है कम। इंडिया अमेरिका पे टैक्स लगभग मान लीजिए आप अगर एवरेज मैं बात कर लूं, चूंकि सब प्रोडक्ट पे अलग अलग टैक्स लगता है अमेरिका पे, इंडिया के द्वारा लगाया जाता है, तो वो लगभग लगाया जाता है 2%। लेकिन नहीं, इंडिया जो लगाता है 12%, 12% एवरेज टैक्स लगाता है इंडिया अमेरिका पे। अमेरिका जब इंडिया चीजें भेजता है तो वो कितना टैक्स लगाता है हम पे, सॉरी हम कितना अमेरिका पे टैक्स लगाते हैं, तो अमेरिका पे हम टैक्स हम टैक्स अमेरिका पे लगाते हैं 12%। अमेरिका पे टैक्स हम कितना लगाते हैं 12%, और अमेरिका हम पर कितना टैक्स लगाता है एवरेज 2%। यानी कि अगर देखा जाए तो भैया घाटे में तो हम हैं। अगर अमेरिका ने ऐसा कहीं कर दिया कि बराबर टैक्स लगा दिया, यानी कि अमेरिका हम पे कम लगाता है कितना 2 और हम कितना लगाते हैं 12,
एवरेज टैक्स की बात कर रहा हूँ, सारे गुड्स पे जो है मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर अमेरिका ने रेसिप्रोकल पॉलिसी को उठा करके ठोप दिया इंडिया के ऊपर, तो इंडिया तो गड्ढे में जाएगा। तो इसी को लेकर के आप पहले एक चीज को समझिए, यहाँ पे जो है जियोपॉलिटिकल जो इकोनॉमिक्स है उसको पहले समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो चाइना है, जो मैक्सिको हो, चाहे कनाडा हो, ये तीनों दोस्तों जो है पागल टाइप के आदमी थे। पागल टाइप के आदमी की जब मैं बात कर रहा हूं, पागल कैसे, जैसे अमेरिका ने जो है एकदम धमकी इन लोगों को दी कि तुम्हारे ऊपर इतना टैक्स लगाएंगे। चाइना पे कहा कि तुम्हारे ऊपर 25% टैक्स लगा देंगे। तो चाइना ने दूसरे दिन कहा कि हमें तुमसे डर नहीं लगता, आओ जो है एक हाथ जो है मतलब कर लिया जाए, लड़ लिया जाए वगैरह जो है बयान दे दिए। कनाडा से कहा तो कनाडा अपने मूड में उतर आया, कनाडा ने भी दूसरे दिन जो है टैक्स उतने लगा दिए। मैक्सिको से कहा, मैक्सिको ने भी जो है दूसरे दिन उतना पलटवार कर दिया, मतलब जवाब तुरंत के तुरंत दे दिया। लेकिन भारत बहुत दिनों से चुप्पी साधे बैठा हुआ था। चुप्पी साधे क्यों बैठा हुआ था? क्योंकि भारत को पता है किस प्रकार से जो है इस प्रकार के मुद्दों को जो है अगर देखा जाए तो किस प्रकार से जो है इनको डील करना है। जैसा शशि थरूर ने भी जो है अभी थोड़े दिन पहले कहा, कल जने परसों की बात है, जिसको एस जयशंकर ने काफ़ी प्रोत्साहित भी किया कि मैं शशि थरूर के जो विचार है उनको समर्थन करता हूँ। जैसे शशि थरूर ने कहा था कि भारत के जो मोदी जी हैं वही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो व्लादिमीर पुतिन और जो है डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो है गले में गले हाथ डाल करके जो है बात करते हैं। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि भारत अभी तक जो है किसी प्रकार से अपनी टैक्स पॉलिसी को जो है बता नहीं रहा था। मतलब अगर देखा जाए तो हमारे जो डेलीगेट्स हैं वो अमेरिका के जो है कॉन्सुलेट्स और एम्बेसी में मिले। हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं जो पीयूष गोयल जी हैं वो भी जो है अभी हाल ही में अमेरिका गए, अमेरिका दोबारा गए। मतलब वहाँ पे एक बार गए, एक बार फिर यहाँ पे आए और फिर यहाँ पे वहाँ गए। और साथ ही में अभी जो आपने रायसीना डायलॉग देखा 17 से 19 मार्च के बीच में जो न्यू दिल्ली में चला, इस पर भी जो है काफ़ी टैक्स पे बात हुई और इसको लेकर के काफ़ी चीज़ें हुई हैं। वहाँ के जो है जो अमेरिका के डेलीगेट्स हैं वो भी हमारे साथ कंटिन्यू बात में कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे फाइनेंस सेक्रेटरी जो है वो भी जो है बात कर रहे हैं दोनों देशों के साथ, और तमाम मुद्दों और मसलों पे जो है बात हो रही है। अमेरिका की एक टीम जो है कल ही या परसों ही जो है भारत के न्यू दिल्ली आई हुई है, ताकि जो ये टैक्स की जो पॉलिसी है 2 अप्रैल से जो इंप्लीमेंट होने वाली है उससे पहले जो है कुछ सलाह मशवरा कर करके इस समस्या को सॉल्व किया जाए। अब भारत के लिए यहाँ पे मामला इंपॉर्टेंट ये बन क्यों जाता है, इस चीज़ को आपको थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा। वो दोस्तों ये है कि दरअसल जो भारत है अगर देखा जाए तो अमेरिका से दुश्मनी किसने ले ली है? 3 उल्लू आदमियों ने दुश्मनी ले ली है, एक कनाडा, एक मैक्सिको, एक चाइना, और ये अमेरिका के टॉप 3 ट्रेडिंग पार्टनर हैं। और अभी आपने अगर हाल ही में देखा हो तो मोदी जी जब अमेरिका की यात्रा पे गए थे तो अमेरिका के साथ कितना वादा करा है? 500 बिलियन यूएस डॉलर का, 500 बिलियन यूएस डॉलर का। यानी कि अगर जो है ये हमारे पास आपदा में अवसर है, ब्लेस इन डिस्गाइज, जिसका मतलब ये हुआ जा करके कि तीनों जो है जो काठ गोदाम है वो तो हट चुके हैं, मतलब साइड हो चुके हैं। हमारे पास एक बढ़िया मौका है, और बढ़िया मौका का मतलब ये कि हम ज़्यादा जो है फुदक नहीं रहे हैं। मतलब हम काउंटर आर्गूमेंट जो है ट्रंप को नहीं दे रहे हैं, धमकी नहीं दे रहे हैं, प्यार से समझा रहे हैं, हिंदी में समझा रहे हैं। अगर वो हमारे पास थोड़ा बहुत भी टैक्स लगा करके अगर हम कहते हैं हमारी कुल मिला के ट्रेड, हम कहते हैं हमें एक डिमांड तो मिले पहले, जब डिमांड हमें यूएस क्रिएट करके देगा, ये तीनों हट जाएंगे, साइड हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली हम लोग जो है ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ज़्यादा हमारा माल बिकेगा। इससे जो है इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है वो तो तेज़ी से होगी, यानी कि इंडिया की इकोनॉमी जो है इससे बूस्ट ही होने वाली है। थोड़ा बहुत टैक्स से जो है फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो भारत के लिए सबसे बड़ा जो मुद्दा है इस रेसिप्रोकल टैक्स का, वो दोस्तों हमारे देश की किसान का मुद्दा है, फार्मर्स का मुद्दा है। आपको पता होना चाहिए कि हम किसानों को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। इसलिए जो है बाहरी जो किसान, जो बाहर के देश किसान से रिलेटेड, फार्मर से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट, यानी कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर के कोई प्रोडक्ट अगर भारत में बेचता है तो उसके पे हम बहुत हाई फाई टैक्स लगाते हैं, ताकि अपने जो डोमेस्टिक फार्मर्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके भारत की सरकार के द्वारा। लेकिन अमेरिका हम पे बहुत कम टैक्स लगाता है। जैसे हम अमेरिका पे शायद 31% लगभग टैक्स लगाते हैं, 31 या 33%, और अमेरिका हम पर शायद 2 से 3% लगाता है। फार्मर कृषि में बात कर रहा हूं, तो देखिए कितना बड़ा गैप है। इस गैप को अगर कहीं यही अमेरिका भी यही कर देता है तो हमारे लिए खतरा की घंटी बज जाएगी। यानी कि इस पे जो है बात करने की जरूरत है। हालांकि अगर देखा जाए ऑल ओवर, अगर देखा जाए तो भारत को 500 बिलियन यूएस डॉलर का अगर व्यापार अमेरिका के साथ करना है तो हमारे ऊपर जो है इस प्रकार का टैक्स का कोई फर्क ज़्यादा पड़ेगा नहीं, और थोड़ी बहुत जो है बातचीत करके भारत जो है अपना सोल्यूशन निकाल लेगा। क्योंकि बाकी तीनों जो है मूर्खों ने अपना तो पंगा लेकर के काम कर लिया है। हम लोग जो है प्यार से जो है समझा रहे हैं और डेलीगेट्स भेज रहे हैं, कंटिन्यू बातचीत चल रही है। देखते हैं क्या सोल्यूशन निकलता है, फिर आपको बताएंगे। आपको ये चीज़ अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अदरवाइज जो है हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें लिखित रूप में मिल जाएंगी। अगली खबर की अगर हम बढ़ते हैं तो अगली खबर दोस्तों जो है मैं आपको बता दूं, इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2025 जो है जारी हो चुकी है। इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारे देश में जो है, जैसा कि आपको पता है
कि 165 बिलियन यूएस डॉलर का जो है बायो इकोनॉमी। अब बायो इकोनॉमी क्या होती है? दरअसल बायोलॉजी में कई सारी बायोलॉजी में जब हम टेक का इस्तेमाल करते हैं, जैसे अगर हमारे देश में देखा जाए तो बायो जो इकोनॉमी है यानी कि जैव जो अर्थव्यवस्था है, वो अगर देखा जाए तो 2024 में जो हमने पैसा कमाया वो 165 बिलियन यूएस डॉलर का था। 2014 में जहां पे हम 10 बिलियन का कमाते थे, हमने 16 टाइम्स ज़्यादा पैसा जो है बायो सेक्टर में कंप्लीट किया है, बायो सेक्टर में जो है जनरेट किया है। इसलिए भारत सरकार जो है बायो इकोनॉमी को जो है ज़्यादा तरजीह दे रही है। इसलिए जो है बायो जैसे एग्री, बायो फार्मा, बायो सर्विसेज और इस प्रकार से जो है तमाम तरीके के जो है बायो प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं, ताकि जो है जो डिपार्टमेंट ऑफ जो बायोटेक्नोलॉजी है लोगों को प्रोत्साहित कर रही है। नए नए स्टार्टअप आ रहे हैं इसमें, ताकि इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट और हो और भारत का जो बायो सेक्टर है उसको और ज़्यादा मिले, क्योंकि भारत में इतनी ज़्यादा नदियाँ हैं, उसमें जो कई सारे जीव जंतु वगैरह और जो हमारा कोस्टल लाइन है वहाँ पे भी जो है इसके कई सारे अपॉर्चुनिटी हैं। और ये जो है इसकी एक कैपेसिटी बिल्डिंग बनाई जाएगी, ताकि जो ह्यूमन है वो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जाने। बहुत से कम लोग जो है बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं। साथ में जो रिसर्च की जाए और जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके एक कोलैबोरेशन के साथ जो है मॉडल बनाए जाएँ, और साथ ही में जो है जो एक जो नेशनल जो रिसर्च होती है, यानी कि जो एक रिसर्च होती है उस पर ज़्यादा तरजीह दी जाए, ताकि जो है हम बायो प्रोडक्ट में और अच्छे से काम कर सकें और शायद जो है हमारे पास जो आने वाले समय में और ज़्यादा सोल्यूशन निकल के आएँ। तो भारत सरकार इसको जो है काफ़ी प्रमोट कर रही है, जो बायो इकोनॉमी है। और अगली खबर की अगर दोस्तों हम बात करें तो अब तो फास्ट ट्रैक खबरें हैं और उनको फटाफट अंदाज में खत्म कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं यूक्लिड टेलीस्कोप, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यानी कि यूक्लिड जो थ्योरम है, ये आपने क्लास 9th की मैथ की बुक में पढ़ी होगी, उन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ। उन्हीं जो जिन्होंने जो है यूक्लिड की जो एग्जाम और इस प्रकार से जो है आपने पढ़े होंगे क्लास 9th में मैथ में, उन्हीं के जो है नाम पे मैं आपको बता दूं यूक्लिड जो है टेलीस्कोप है, जिसको 2023 में जो है भेजा गया था। इसकी जो साइज है वो 1.2 डायमीटर है, यानी कि व्यास इसका 1.2 डायमीटर है, और ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा भेजा गया है, ताकि जो है जो अर्थ जो यूनिवर्स है उसका 10, आपको पता होना चाहिए यूनिवर्स हमारा 13.5 बिलियन ईयर्स एगो है। ये दोस्तों जो है यूनिवर्स की संरचना कैसे हुई, कैसे इवॉल्वेशन हुआ, कैसे जो है उसका विकास हुआ, उसका एक 3D मैप बनाने का काम करेगा। और ये जो है अगर यूक्लिड जो टेलीस्कोप है, मैं आपको बता दूं कि ये जो है 26 मिलियन जो गैलेक्सी हैं उसकी जो है उसने हाई रेजोल्यूशन इमेज अभी जो है उसने भेजी हुई है। इसकी खबर ये थी, मैं आपको बता दूं ये 3D मैप आने वाले समय बनाएगा कि कैसे जो है इस ब्रह्मांड का जो है ओरिजिन हुआ। और अगली खबर की अगर बात की जाए तो अगली खबर यहाँ पे जो है वो निकल के आ रही है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यानी कि MRI में अगर बात की जाए तो भारत ने जो है 1.5 टेस्ला का जो है MRI मशीन जो है बना ली है। इसको एम्स न्यू दिल्ली में जो है इंस्टॉल किया गया है, और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC के द्वारा जो है इसको अगर देखा जाए पार्टनरशिप में बनाया गया है। और MRI आपको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में जो है मैग्नेटिक जो इम्पल्स होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में न्यूरॉन्स होते हैं, उनसे करंट होता है, इम्पल्स होते हैं, करंट जहाँ होगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो उसको कैप्चर करना चाहिए, तो वो कैप्चर करने का काम होता है MRI मशीन का। वही जो है 1.5 टेस्ला की क्षमता की जो है वो बन चुकी है MRI मशीन। और फिलहाल यहाँ पे खबरें जो है ख़त्म हुई, और चलिए जो है और ख़त्म। तो दोस्तों अगर आपको जो है आज की खबरों का जो सेशन है वो अगर इंटरेस्टिंग हो, काफ़ी अच्छी जानकारी प्रद लगा हो, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। हमारे चैनल को देखें जाकर के 3 चैनल हैं, साथ ही ये चैनल 600 वीडियो बना चुका हूँ, पढ़ने पढ़ाने वाले, अच्छा कंटेंट है। और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको जरूर ज्वाइन करना ना भूलें। और जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।